2025 के लिए आज़मीन हज का यानी हज यात्रियों के जाने का सिलसिला शुरू हो रहा, उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 9 सितंबर है। हमारे साथ बिहार रियासती हज कमेटी के चेयरमैन हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 में जो हाजी बिहार से या हिंदुस्तान से हज करने जा रहे हैं उन्हें किन किन चीज़ों का सामना इस बार करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें बदली गई है। पहला सवाल यही होगा कि जो हज यात्री अभी जो जा रहे हैं, आज़मीन हज जो जा रहे हैं, उन्हें किन किन बदलाव का वहाँ सामना करना पड़ेगा। ये जवाब शुरू करने से पहले ये भी बता दीजिएगा कि हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब है और क्या इसमें इजाफा होगा। इसमें करीबन 25 दिन का समय दिया गया है। 9 सितंबर इसकी अंतिम तारीख रखी गई है फॉर्म भरने के लिए। ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट से भरे जा रहे हैं और हज सुविधा ऐप जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का है उसके ज़रिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस बार जो हज पॉलिसी जो अभी निकाले गए हैं 3 साल के लिए, इसके अंदर में 7 चीज़ों पे बदलाव की गई है। पहला बदलाव ये है कि जिस हाजियों का उम्र 65 साल से ऊपर है तो उनके लिए आपको अपना कैंपेनियन लेकर जाना है। कैंपेनियन का शर्त ये है, कैंपेनियन में आपका जो कैंपेनियन लेकर जाएंगे उनकी उम्र का भी इसमें प्रावधान है कि उनका उम्र 45 से 60 साल के बीच में होने चाहिए। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव है कि कोई अगर वाइफ हस्बैंड जा रहा हो तो उन्हें अलग अलग वहाँ रहना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं था। इस बार करीबन 25 अगस्त को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा को मिले थे कि हाजियों का इंतज़ाम इस बार महरम और गैर महरम करके अलग अलग किए जाए। तो लिहाजा हम लोग भी इसके ऊपर काफ़ी चिंतित थे और हम लोगों ने जो बात की है उसका आसान सूरत ये निकाला गया है कि ठीक है, अलग रखने का लोगों के भी डिमांड आते थे कि एक रूम के अंदर में 2 फैमिली रहते थे, महरम और गैर महरम के मामलात आ जाते। तो उस दरमियान में हम लोग ने ये कोशिश करा है कि बिल्डिंग हाजियों के एक रहेंगे, एक फ्लोर पे पूरे ख़वातीन को रखे जाएंगे और एक फ्लोर पे पूरे जेंट्स को रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ रास्ता निकाले हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से बिल्डिंग अलग हो जाएंगे, बिल्डिंग सेम रहेंगे, सिर्फ हाजियों का फ्लोर महरम और गैर महरम के मामलात में अलग अलग फ्लोर रखे गए हैं। जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हज 2025 में एक जो पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं, तो इस पॉलिसी के अंदर में जो आपके मार्फत ये कह दें कि जो इधर 2 साल से जो हज कमेटी के ज़रिए जो रियाल के दिए जा रहे थे हाजियों को, ये बंद कर दिया गया था। तो इस पॉलिसी के अंदर में एक अहम भी ये रखा गया है कि हाजियों को जो रियाल देने का जो सिलसिला था, इस हज 2025 में भी ये हज का रियाल देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि पहले 2100 रियाल देते थे हज कमेटी। इस बार 2500 रियाल हज कमेटी के मार्फत दिए जाएंगे। इसके जो भी रकम होंगे वो आपसे जमा कराए जाएंगे और इस बार जो रियाल का सिलसिला है फिर से साथ चालू होने वाला है। सऊदी गवर्नमेंट ने और क्या बदलाव किया है कि हाजी वहाँ पर जाएंगे तो उसका वो एहतमाम करेंगे और जो कन्फ्यूजन लोगों में है वो दूर भी हो जाए, क्या कहें? हज 2024 में हम लोग ये देखते थे कि दीगर लोग विज़िट वीज़ा पे या इस पे हज पे चले जाते थे और दीगर उनके साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए या कोई एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए उनके साथ धोखेधारी हो जाते थे। लिहाजा उनके लिए हम आम मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं आपके मार्फत कि जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं वो कोशिश करें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाएं और जब तक आप हज का वीज़ा लेके आप जाना है तो हज का वीज़ा आपके साथ होना चाहिए। तो दीगर हज 2024 में हम लोग ने गुज़रा है, करीबन 10,000 ऐसे हमारे भारतीय मुल्क के थे जिनको प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए ठगा गया है, उनको विज़िट वीज़ा पे हज के लिए रवाना किया और वो लोग जद्दा से ही वापस अपने वतन लौटे। और कुछ ऐसे हुज्जाज कराम थे जिनको पकड़ा गया और उनको 10 साल के लिए बैन किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए जब भी अगर आप लोग हज कमेटी से फ़ार्म भरें तो लिहाजा आप लोग देख लें कि हज का हम लोग
फॉर्म भर रहे हैं वह प्रॉपर तरीके से भर रहे हैं। आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जा रहे हैं तो इसका भी ध्यान आपको ये रखना होगा कि प्रॉपर हमारा हज वीज़ा पे ही हम ट्रैवल करेंगे। ये आम लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल से आप लोगों को तावन नहीं मिल पाता है। जैसे सेंट्रल हज कमेटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके दायरे में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर में सेंट्रल हज कमेटी चलते हैं, तो जिसकी वजह से दीगर जैसे अभी 3-4 साल के अंदर में करीबन सेंट्रल हज कमेटी के वहाँ पे कोई कमेटी नहीं है और कोई परमानेंट सीईओ और डिप्टी सीईओ नहीं होने की वजह से हज के काम को वहाँ पे थोड़े तरीके से ताख़ीर हो रहा है। जो हाजियों को सुविधा दिए जाने थे वो काफ़ी ताख़ीर हो रहा है और जिसके वजह से कामयाजा आम हाजी जो सफ़र कर रहा है उसको ही भुगतना पड़ता है। इस बार भी अभी तक कोई वहाँ पे परमानेंट सीईओ और डिप्टी सीईओ नहीं है। पहले जो व्यवस्था हज को लेकर बनाई गई थी सरकार की तरफ से और अभी जो सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क देखते हैं और क्या आप लोग चूँकि स्टेट गवर्नमेंट में हैं, आप एक हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, मशवरा क्या देना चाहेंगे और अपील क्या करना चाहेंगे? पहले तो वो वहाँ पे जो भी पद अफसरान के खाली हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होने चाहिए सीईओ, और जो 3 पद वो डिप्टी सीईओ के पद खाली है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। जो भी हाजियों का जो भी शिकायतें हैं वो शिकायतें का कोई जवाब उनको नहीं मिला है। कुछ उनके साथ जो धोखाधड़ी हो गए हैं उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टेट हज कमेटी में क्या है कि जो भी हमारे स्टेट के हाजी जाते हैं वो हज कमेटी से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो पूरे तरीके से हम लोग को सही जवाब नहीं मिलता है, ताकि फिर उसके बाद हाजी इस पे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि हज के कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सेंट्रल की सतह पर। बिल्कुल ये सही बात है। ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो हज के काम को काफ़ी नज़रअंदाज करते हुए करीबन पूरे तरीके से छोड़ रखे हैं कि लोग फार्म भर रहे हैं और उसके ऊपर कोई सुविधा हम लोग चाह के भी नहीं दे सकते। मगर हाजियों का जब भी पैसे लेने के मामलात होते हैं तुरंत वो डिटेल भेज देते हैं और पैसे जमा लेते हैं, और जब उनके साथ रिफ़ंड के मामलात होते हैं उस काम में काफ़ी ताख़ीर करके चलते हैं। तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट और गया एम्बार्केशन पॉइंट में कितना का फ़र्क है पैसों का? ख़ास तौर से गया और कलकत्ता के बीच में हमारे हिसाब से 26,000 का ये अंतर आ जाते हैं। लिहाजा अगर यही 26,000 और ये लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट, अगर हमारे बक्सर और आरा ज़िला के लोग लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट लेते हैं तो उनके लिए लमसम में करीबन 40,000 के आसपास वहाँ पे सस्ते पड़ते हैं। जैसे पिछले साल हमारे आज़मीन हज 3,838 हाजी हमारे बिहार से हज के लिए रवाना हुए थे, जिसमें 18 खादिम हुज्जाज थे। तो हमारे दीगर 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हाजी गए थे, तो लिहाजा हम लोग के अल्पसंख्यक के जितने भी अधिकारी हैं वो लोग का भी ड्यूटी एम्बार्केशन पॉइंट पे लगे थे। मगर सबों का यही कहना था कि जो एम्बार्केशन पॉइंट हम लोग गया और पटना के अंदर जो सुविधा हम लोग ने हाजी को देते हैं वो दीगर एम्बार्केशन पॉइंट पे नहीं हाजियों को मिला। मगर ये है कि हम लोग की भी एक कोशिश होती है कि जो भी कलकत्ता एम्बार्केशन पॉइंट हो या लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट हो या गया एम्बार्केशन पॉइंट हो, हमारे बिहार से सटा हुआ एम्बार्केशन पॉइंट है, तो ज़्यादातर ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने करीब के एम्बार्केशन पॉइंट को ही ऑप्शन रखा जाए। अगर कम खर्च के लिए या कुछ पैसे बचने के लिए अगर आप लोग एम्बार्केशन पॉइंट बाहर जा रहे हैं तो नज़दीक के एम्बार्केशन पॉइंट को भी चयन कर सकते हैं। आपके मार्फत गुजारिश है कि अगर आप साहिब इत्तिताअत हैं, अगर हज के आपके ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है तो आप पहली फुर्सत में आप अपना हज को मुकम्मल करें, ताकि हम लोग की जो एक कोशिश है कि जो बिहार के कोटा हज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए हम लोग को दिए जा रहे तो उस कोटे के तहत में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो लिहाजा इस कोटे को भरने का हम लोग कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कराम को इसमें तैयार करनी चाहिए। के ऊपर अगर हज फ़र्ज़ है और आपने अपनी खुद की कमाई रुपए को जमा करके रख के और उससे मोहब्बत करके अपने हज को ताक़ीर कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको भी आप अपने उलमा से कीजिए कि जितने हज के रकम को हम जमा करके रख रहे हैं और हज को
टाल रहे हैं, उतना ही दिन अगर हम हज को टालेंगे उतने दिन के गुनहगार भी हम होंगे। तो इसके वजह से हमें आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, अगर आपके कमाए हुए उतने रकम हो चुके हैं कि उतना में आप हज कर सकते हैं, तो आप लोग की कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हज पे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आपने देखा कि हज करने की जो लोग ख्वाहिश रखते हैं और जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है और वो हज कर सकते हैं, तो हज कमेटी ऐसे लोगों से अपील कर रही है कि वो पहली फुर्सत में ज़रूर और ज़रूर हज के फ़राइज़ अंजाम दें।